उसके बाद 1-2 दिनों में विशाल के अकाउंट पे आते हैं 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए बाद 1 दिन बाद ही विशाल का एफआई का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अच्छा। तो अगर स्टूडेंट वगैरह हम लोग, हमारे लिए तो 2-3 हजार कहीं से आए तो उतना किसी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है। एफआई टू एफआई अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप एक दिन में 3 से 4 से 5 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो तब तक तुम लोगों को ये अंदाजा लग गया था कि ये पैसा जो हाँ इलीगल है, मतलब पूरा माइंड में 90% माइंड में हमारे आ गया था कि ये इलीगल है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर कुछ जो गलत पैसा हाँ या इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, जो भी हो रहा है। क्योंकि तुम लोगों को ईमेल्स आ हाँ। रहे थे ये सभी हो जाता भी मुझसे। तो फिर ये उस टाइम पे मुझे पूरा प्लान बताता है कि हम लोगों को ऐसे ऐसे क्रियोसिटी है, हमें जानना है कि पैसा आ कहाँ से है। फिर मुझे भी लगता है कि ये सब कुछ चल रहा होता है। तो अगले दिन 21 तारीख को हाँ 21 तारीख को वो पैसा जो भी हम अकाउंट में रखे होते हैं बैंक की तरफ से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है और लीन में डल जाता है जहाँ जहाँ से डिडक्ट। मैं गया भी था 1-2 दिन बाद, लेकिन जब मैंने देखा उस एड्रेस पे कोई वैसा ऑफिस था ही नहीं। मतलब फ्रॉड फेक कंपनी थी, उन्होंने करंट अकाउंट खुलवा रखा था मेरे हिसाब से इसी मकसद के लिए। अच्छा। उन्होंने पकड़ने के लिए भेजा असाफ कंस्ट्रक्शन को। क्यों? क्योंकि मेन तो जो फ्रॉड का पैसा था डिजिटल अरेस्ट का, जो आर्मी ऑफिसर के साथ हुआ है, एयरफोर्स ऑफिसर के साथ, वो किसके अकाउंट में आया? असाफ कंस्ट्रक्शन के अकाउंट में। तो उन्होंने जो 2 टुकड़ियां बना के भेजा था वो असाफ कंस्ट्रक्शन को पकड़ने के लिए भेजा था। क्योंकि कभी भी किसी केस में कोई नॉर्मल सस्पेक्ट को तो पकड़ेंगे नहीं, जो प्राइम नंबर पे सबसे पहले उसको पकड़ा जाएगा, फिर उससे पूछा जाएगा और कौन कौन इन्वॉल्व है। तो ऐसा तो वो भी छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं, आज 1.5 महीने के आसपास हो गया जब से वो जेल में है। जो भी उसकी नौकरी वगैरह पे भी अभी खतरा आ रखा है, उसका पूरा करियर दांव पे लग गया है, वो भी बिना कोई गलती के। अच्छा। और पुलिस भी, जबकि विशाल ने अखिल को पकड़ो, रेड्डी को पकड़ो, किसी को तो पकड़ो कि कुछ तो केस के आगे तक जाओ। आपने तो एक नॉर्मल बंदे को पकड़ लिया जो खुद एक विक्टिम है और आप इसी पे केस को मूव कर रहे हैं और यहीं पे ला करके 1-2 साल तक ऐसे पूछते से आप वहीं पे बंद भी कर रहे हैं। वही। हेलो एवरीवन, दिस इज पारस मिश्रा और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आजकल आप जब भी किसी को फोन करते होंगे तो आपके पास मैसेज आता होगा साइबर सेल के द्वारा कांटेक्ट करें, फ्रॉड होता है वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपको एक ऐसे विक्टिम से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि इससे सफर कर रहा है और इवन कहीं देखे तो कहीं ना कहीं इससे मैं भी कनेक्टेड हूँ। और किस तरह से 2-3 हजार के लालच में आके जो ना ही जानते कुछ भी वो भी साइबर फ्रॉड कर लेते हैं। तो ये अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे किस तरह से इन्होंने साइबर फ्रॉड का सामना करा, किस तरह से इन पे कंप्लेंट हो गया और आज भी कंप्लेंट चल रहा है, और इनका दोस्त किस तरह से जेल चला गया। इवन मेरा भी वो दोस्त है। तो वीडियो को डिटेल में देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप चाहे तो 1.5 पे देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत करना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो अपने बारे में बताओ पहले। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। हाँ। और मैं यहीं हरियाणा का निवासी हूँ। तो अभी आज से कुछ महीने पहले अक्टूबर का मंथ था जब मेरा दोस्त विशाल रहा है, जो कि हम बचपन के दोस्त हैं। कब से? बचपन में कब से? जी 4th क्लास से, एक ही स्कूल से हम लोग पढ़े हैं, हम साथ के ही हैं। हाँ। तो 7 अक्टूबर के दिन विशाल एचसीएल में जॉब करता है। एचसीएल टेक में नोएडा में ऑफिस है उसका, सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो। हाँ। तो वो उसके ऑफिस का एक कलीग है, उसका नाम है अखिल कतला। ठीक है। तो वही वो एचसीएल में जॉब करता है। तो एक दिन उसको अखिल कहता है विशाल को कि जो तुम्हारे पास एफआई, हाँ खास करके जो एफआई के अकाउंट्स होते हैं, हाँ, तो जिनसे फेडरल बैंक का अकाउंट है वो ऑलरेडी मैं बोलूंगा कि सचेत हो जाए। फेडरल का जो ऑनलाइन ऐप है एफआई करके, जो अकाउंट्स खुलते हैं, माइनर स्टूडेंट्स वगैरह उसी पे खुलवाते हैं ज्यादातर। तो उसने अखिल ने विशाल से कहा कि अगर भाई तुम पे एफआई का अकाउंट है, जो मुझे पैसे मंगवाने हैं किसी अपने जानकार से, जो अगर मैं अपने अकाउंट पे मंगवाऊंगा तो उस पे ज्यादा चार्जेस वगैरह लग जाएंगे और एफआई पे चार्जेस नहीं लगते हैं। तो विशाल पे था अकाउंट एफआई का, तो उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हें। तो उसने अपना अकाउंट दिया अखिल को। तो अकाउंट की सारी जो भी डिटेल्स होती है, बेसिक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका एटीएम नंबर, एटीएम पिन, नेट बैंकिंग के लिए जो जो डिटेल्स चाहिए होती हैं, वो विशाल ने अखिल को दी। उसके बाद 1-2 दिनों में विशाल के अकाउंट पे आते हैं 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? हाँ जी। जो ये अमाउंट वेरी कर सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, 2 लाख भी, 5 लाख भी। अच्छा। वो डिपेंड करता है पैसे डलवाने के ऊपर कि वो आपके अकाउंट में कितने डलवा रहा है। तो उसके अकाउंट में आए 5 लाख रुपए 2 बार में करके। एक 3 लाख के समथिंग था और एक 2 लाख। ठीक है। तो उसके बाद वो अखिल का कॉल आता है विशाल पे। वो कहता है कि जो आपके अकाउंट पे पैसा आ गया विशाल, आप एक काम करो, ओटीपी बता दो, हम पैसे वापस ले लेंगे। तो विशाल पे ओटीपी आता है, विशाल अपना ओटीपी बता देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कभी भी खुद अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसा नहीं लेंगे,
वो ना तो आपसे यूपीआई करवाएंगे, ना नेट बैंकिंग करवाएंगे, ना एनईएफटी वगैरह कुछ नहीं करवाते। वो करते हैं कि एक ऑनलाइन साइट आती है पेमेंट गेटवे टाइप का, नेटलर हो गया और स्क्रिल हो गया, ऐसी नेटलर और स्क्रिल, हाँ ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू वो पैसे मंगवाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो गई, यूएसडीटी हो गया जैसे कि यूएस डॉलर, बिल्कुल। तो ये सब प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिससे कि पैसे का ट्रैक खत्म हो जाता है। तो यानी कि पैसा तो आया विशाल के पास से किसी अननोन पर्सन से, और उसके बाद वो पैसा आगे चला गया पेमेंट गेटवे के थ्रू, कोई प्रोडक्ट परचेज हो गया ऑनलाइन, तो पैसे का लिंक खत्म हो गया। यानी कि लास्ट जो पैसा आया वो विशाल के पास आया, तो वही फिर उस पैसे से उसके बाद वो ऐसे ही करते हैं। तो क्या अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि विशाल ने जिसको अकाउंट दिया विशाल उसको जानता था? जी यही वो ऑफिस के विशाल ने अपना फेडरल बैंक अकाउंट उसको दिया, सब कुछ अकाउंट नंबर IFSC CRN सब बता दिया। हाँ जी। और ये उसके बाद वो OTP भी बताता है। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ इसलिए ताकि उसको कुछ कमीशन मिल जाए। कमीशन की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि कमीशन पे होगा। उसने कहा था कि उसका चार्ज वगैरह बच जाता है, जैसे अमाउंट बड़ा होता है तो उनका 10-20 हजार चार्ज लग जाता है, तो वो चार्ज बचाने के लिए उसने उससे कहा, बोला कि मैं तुम्हें वैसे ही दोस्ती यारी में नहीं होता कि पार्टी दे दूंगा, खिला दूंगा, पिला दूंगा, उस हिसाब पे उस बेस पे विशाल ने करवा लिया जी। तो वही अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या होता है? वो उसके बाद एक दिन बाद ही विशाल का FI का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अच्छा, तो FI का अकाउंट फ्रीज होता है, तो विशाल का वो उतना कोई प्राइमरी अकाउंट होता नहीं है तो उतना ध्यान नहीं देता, बट अगले ही 1-2 दिनों में कंप्लेंट आती है उसके ईमेल पे LEA के द्वारा। LEA है लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हो गई। उसको वो कंप्लेंट का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो उसमें लिखा आता है कि विशाल के नाम पे उसके अकाउंट नंबर पे कंप्लेंट हुई है डिफरेंट स्टेट में, यूपी के मेरठ में। तो ये मेल आता है तो विशाल इसके बाद थोड़ा घबरा जाता है कि मेरे पे ऐसा क्यों मेल वगैरह है। तो वो अखिल को वो मेल फॉरवर्ड करता है और अखिल से पूछता है कि भाई ऐसा ऐसा मेल आया, तुमने तो बोला था जो होगा सब लीगल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अखिल उसको गुमराह करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो टेंशन मतलब भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं वो थोड़ा तुम्हारा स्टूडेंट अकाउंट है, इस वजह से बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है तो अकाउंट फ्रीज कर दिया है। अच्छा। तो अखिल बोलता है कि मैं तुम्हें जिसने पैसे भेजे उसकी डिटेल्स वगैरह सब ट्रांसफर करवा दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना तो तुम्हारा अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। इस चीज की हम पे रिकॉर्डिंग और चैट्स वगैरह भी है। तो उसके बाद उसको जब ये सब कुछ हो जाता है तो वो शायद विशाल को 2-3 हजार रुपए, वही जो खाने पीने के लिए बात हुई थी, क्योंकि अखिल यहाँ का नहीं है, वो रहता है हैदराबाद में है। अच्छा, तेलंगाना। हाँ, तो वो साथ में वो पार्टी वगैरह दे नहीं सकता था, तो वो उसको कहता है कि मैं तुम पे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, तुम खा पी लेना भाई, तुमने मेरी इतनी मदद की है जी। तो यही बात होती है। तो ये बात अब वो आगे चल के विशाल अगले दिन, हम तो उसके साथ रह रहे, तो वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा हमें हर चीज की हम में और कौन कौन है जी? मैं हूँ, एक सुमित कुमार करके है, एक कार्तिकेय शुक्ला है, और एक राहुल शर्मा है, और एक मैं भी हूँ, उसका बचपन का दोस्त। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे पता रहती है, तो विशाल मुझसे बोलता है कि भाई जो ऐसा ऐसा है, मेरे दोस्त को पेमेंट वगैरह मंगवानी होती है, तुम्हारा भी FI का अकाउंट है, तुम्हें करवाना हो तो करवा लो, 2-3 हजार रुपए मिल जाएंगे, कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत काम वगैरह हो जाएगा, स्टूडेंट वगैरह है हम लोग, हमारे लिए तो 2-3 हजार कहीं से आए तो उतना किसको ही दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है। और ये आजकल के हर स्टूडेंट का ये कि नॉर्मली उनको कॉलेजेस वगैरह में जो पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि खर्चे के लिए 2-3 हजार मिल जाए, तो वो दोस्त पे तो इतना ट्रस्ट रहता है क्योंकि बचपन से साथ में, और क्या। तो फिर हमने उसको 4वीं-5वीं से साथ था तो। जी, आज 14-15 साल हो गए होंगे, बस ये फैमिली मेंबर टाइप। हाँ। तो फिर उसके बाद हम भी अपना अकाउंट उसको देते हैं विशाल को कि विशाल हमारा भी करवा दे, जो हमें भी 2-3 हजार मिल जाए तो सही है। तो विशाल ये हमारे अकाउंट की सारी डिटेल्स वो भेजता है अखिल पे कि भाई अखिल अगर तेरे को करवाना है तो इन पे भी करवा दे। तो वो अखिल कहता है कि ठीक है भाई करवा दूंगा। तो 1-2 दिन बाद मेरे अकाउंट पे आते हैं पैसे, 2 बार में आते हैं, किसी अननोन नंबर से आता है एक 2,35,000 के समथिंग, और एक दूसरे से आता है 3 लाख के आसपास। नाम है एक का कोई बुक्का वगैरह कुछ करके, मैं डिटेल्स डिटेल लगा देंगे, नाम लिख देंगे वहां पे, अभी याद नहीं आ रहा है इसको। हाँ, तो वही, तो वो किसी मुस्लिम कोई बंदा है उसका आता है। तो फिर पैसा आता है मेरे पे, सेम वही प्रोसेस स्टार्ट होता है, विशाल मेरे को कॉल करता है
कि भाई जो तुम्हारे अकाउंट पे पैसा आ गया होगा चेक करो। तो मैं चेक करके देखता हूँ तो ये सही में आया हुआ रहता है पैसा। तो कहता है कि एक OTP आएगा तुम पे, वही नेटलर और स्क्रेल के थ्रू, तो पैसा निकल जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है भाई करवा दो, OTP आएगा मैं बता दूंगा। पर पता नहीं क्या दिक्कत आती है उनकी तरफ से, ये वो OTP नहीं आता मेरे पे। वो लोग 2-3 बार ट्राई भी करते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ भाई कोई OTP तो आ नहीं रहा है। तो मेरा बकायदा पासवर्ड वगैरह भी चेंज करवाते हैं कार्ड वगैरह का, बट फिर भी OTP नहीं आता है। तो फिर वो लोग मुझसे बाद में कहते हैं कि हम आपको UPI ID दे रहे हैं, आप उसी पे पैसा वापस भेज दो, आपके अकाउंट से हो नहीं रहा है। तो वो 2 UPI IDs में पैसा मंगवाते हैं। एक आदि साई चरण रेड्डी करके बंदा है, उसकी UPI ID होती है, और एक अखिल कतला की UPI ID होती है। तो उस पे एक पे मैं 4,30,000 भेजता हूँ और बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट दूसरे UPI ID पे भेजता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेम प्रोसेस मेरे साथ भी होता है। अगले दिन मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है और 2 दिन बाद मेरे पे भी ईमेल आना स्टार्ट हो जाती है LEA की तरफ से। तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। उस टाइम तक मुझे विशाल के बारे में नहीं पता था कि विशाल के साथ भी सेम ये चीजें हुई हैं। तो विशाल उतना मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैं विशाल से बात यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि विशाल ने तुमको फंसाने की कोशिश किया? नहीं, फंसाने की कोशिश नहीं किया, उसने चीज को बहुत लाइटली लिया। अच्छा, मतलब विशाल को भी पता नहीं था कि हाँ, गलत चीज है या इस तरह से कुछ गलत हो रहा है। उसे भी अनजान था, वो भी इन सब चीजों से अनजान था। उसे भी लगा सब कुछ लीगल है, बट वही हम थोड़ा बहुत चार्ज वगैरह बचा रहे हैं, इस वजह से वो हमें पैसा दे रहा है। कमीशन वैसी जैसी कोई बात थी नहीं। अच्छा। तो फिर वही मैंने विशाल को बोला भाई ऐसे ऐसे ईमेल आ रहे हैं। तो विशाल ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं उसको भेजता हूँ अखिल को, मेरी भी बात हुई है, अपने मेरे पे भी आया था। तो उसने बोला ऐसा ऐसा सीन है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो वही चीज हुई। और मुझे मेरे माइंड में भी एक चीज था कि अगर कुछ आगे चल के इनकेस फ्यूचर में अगर कुछ इलीगल होता भी है तो मेरे पे पैसा आया है, मैंने UPI किया है, कि मैंने कोई पैसा 1 भी रुपए उसमें से अपने पास रखा नहीं। तुम्हारे पास जो पैसा है वो तुमने दे दिया, अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखा? नहीं, उसकी स्टेटमेंट में मेरे पूरी डिटेल्स है। अच्छा। तो यही चीज अब सेम जैसे कि मैंने भी दिया था अपना अकाउंट, राघव यानी कि सुमित कुमार, उनका निकनेम राघव है, उसने दिया था अपना अकाउंट। फिर ये कार्तिकेय शुक्ला ने दिया था। तो ये सभी दोस्तों के साथ ऐसा? हाँ, तो सेम टाइम पे ही हो रहा था। तो तुम लोगों को जैसे शक नहीं हुआ कभी कि जो कुछ गलत हुआ? जैसे क्या होता था ना कि जैसे हमने आज अपना अकाउंट दिया, आज पैसा आया, तो कभी भी फ्रीज इंस्टेंटली नहीं होता था। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसे होता था। और ये क्या बोलते हैं, ईमेल वगैरह आना स्टार्ट होती थी 1 हफ्ते बाद। अच्छा। और जो ये सारा प्रोसेस हुआ 3-4 दोस्तों का, वो लगभग एक ही टाइम पीरियड में हुआ है। एक दिन 2 दिन 3 दिन गैप, 10 दिन के गैप में। जैसे 5 अक्टूबर को विशाल का हुआ तो 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक सबका हो चुका था ऑलरेडी। अच्छा। तो उसके बाद जब सब पे लगातार हर दिन वो ईमेल आ रही है, तब जब मामला थोड़ा सा वो हुआ क्रिटिकल, तो हमने सोचा कि कुछ ईमेल साइबर सेल के द्वारा आता था। साइबर सेल नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हो गई, जिसमें CID वगैरह सारी इंक्लूड रहती है, CBI वगैरह। तो वही वो ईमेल आते थे। तो उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि भाई ये पैसा लीगल तो होता है ना, ये वो। इस चीज के लिए हमने 1-2 बार अखिल से कंफर्म भी किया। कभी भी मेरी, विशाल के अलावा किसी के भी, हम तीनों की डायरेक्ट अखिल से बात नहीं होती थी। जो बात होती थी विशाल की होती थी और उनकी होती थी। तो वही, तो वो कहता कि भाई कोई दिक्कत नहीं है वो। और यहाँ तक कि राघव जो कि सुमित कुमार है, उन्होंने थोड़ा ज्यादा इस चीज को सीरियस लिया स्टार्टिंग में। उन्होंने कहा भाई ये कैसे कैसे कंप्लेंट आ रही है, उनमें बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के बड़े बड़े मेंबर्स जो होते हैं, अधिकारी वगैरह जो होते हैं, हाँ, SP हो गया आपका, IPS, जितने ईमेल से लगभग सबके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे। SP हो गया आपका, IPS हो गया, इन सब रैंक के ऑफिसर्स के आ रहे थे। तो उसको थोड़ा सा वो घबरा गया उनको देख के कि भाई, और उसने मुझसे ये चीज कही, बट मैंने उतना वो नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मल है, आ रहा है, इतना वो ध्यान नहीं दिया। तो वही राघव ने मुझसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे ईमेल्स आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ये वो। तो उसने पर्सनली अखिल से बात भी की इसके रिगार्डिंग। तो अखिल ने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो उसने उस टाइम बताया हमसे कि वो क्या करता है एक्चुअली। उसने बोला कि हम बाइनेंस करके एक ऐप है ट्रेडिंग का, जिसपे लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह खरीदते हैं। तो उसने बोला कि हम USDT वगैरह सेल करते हैं और परचेज करते हैं। तो हमने कहा तो ये तो सब लीगल लग रहा है भाई सुनने में। तो कह रहा हाँ बिल्कुल लीगल ही होता है, जो हमारे पास कस्टमर आते हैं वो पैसा देते हैं और USDT हम उनको सेल करते हैं। तो मैंने कहा, फिर राघव ने कहा ठीक है भाई, तो मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसके रिगार्डिंग बताओ वो कैसे अनफ्रीज होगा। तो उसने कहा वही कि मैं जिसने पैसा भेजा है उसके सारी डिटेल्स भेजूंगा, उसने जो ट्रांजेक्शन की है उसकी डिटेल्स भेजूंगा, आप बैंक में जाइए, सबमिट कराइए, वो अनफ्रीज हो जाएगा।
अच्छा। तो बात वहां तक चली, फिर उसके बाद हम लोगों ने इतना कोई वो किया नहीं, प्रेशर डाला नहीं, हमारा प्राइमरी अकाउंट था नहीं एफआई, तो हमने वहां पे मामला ठंडा पड़ गया। अच्छा, फेडरल बैंक यानी एफआई इसी अकाउंट को क्यों प्रेफर करते थे वो इतना? अब ये तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, बट मेरे को जहां तक लगता है कि एफआई जो है वो फेडरल के थ्रू एक ऑनलाइन अकाउंट है। हाँ। तो ऑनलाइन अकाउंट्स पे मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ ट्रैकिंग वगैरह, या फिर जैसे बाकी अकाउंट्स में क्या होता है, आपके कोटक हो गया, पंजाब हो गया, एसबीआई, जितने भी बड़े अकाउंट्स हैं उनमें हाँ। अगर कुछ भी सस्पिशियस चीजें होगी तो तुरंत एक्शन होता है, तुरंत आपका अकाउंट फ्रीज होगा, तुरंत अमाउंट लीन होगा या डिडक्ट होगा। और एफआई के केस में शायद ये सब चीजें नहीं है, इस वजह से वो लोग एफआई का यूज करते हैं। और दूसरी चीज कि अगर आप नॉर्मल अकाउंट्स में यूपीआई वगैरह करेंगे तो वो 1 लाख तक की ट्रांजेक्शन होती है, डेली लिमिट होती है, सबको पता ही होगा ये तो। बट जो एफआई टू एफआई अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप एक दिन में 3 से 4 से 5 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी रीजन है कि जैसे मेरे केस में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, हाँ। तो उन्होंने एफआई का थ्रू डायरेक्ट अपने पास पेमेंट मंगवा ली। और जब ये मामला यहाँ पे ठंडा पड़ गया, नवंबर बीत गया, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर की ये सारी बातें थी, नवंबर बीत गया, तो फिर नवंबर में क्या होता है कि अखिल का दोबारा विशाल पे कॉल मैसेज वगैरह आना स्टार्ट आता है कि भाई जो कोई अकाउंट वगैरह है तो करवा दो यार, मुझे बहुत अर्जेंट नीड है, ये वो। बट उस टाइम तक हमारे माइंड में ये आ चुका होता है कि अब अकाउंट्स वगैरह तो नहीं देना, जो ये सब हमें ठीक नहीं लग रहा, लीगल नहीं लग रहा है। तुम लोगों को क्या शक हुआ कि ये क्या, कौन सा पैसा हो सकता है? हमें लगता था कि शायद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वगैरह करवाते हो, कि बाहर देशों में मंगवाते हो टैक्स वगैरह बचाने के लिए, या फिर मनी लॉन्ड। तब तक तुम लोगों को ये अंदाजा लग गया था कि ये पैसा जो हाँ इलीगल है, मतलब पूरा माइंड में 90% माइंड में हमारे आ गया था कि ये इलीगल है, या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या फिर कुछ जो गलत पैसा या इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, जो भी हो रहा है। क्योंकि तुम लोगों पे ईमेल्स आ रहे थे ये सब इस वजह और से। सबसे बड़ी बात थी कि कुछ छोटे मोटे जगह से तो ईमेल आ नहीं रहा था, हाँ। एकदम हायर अथॉरिटीज ईमेल भेज रही है। हाँ। तो बात कुछ सीरियस होगी जभी। हाँ। तो हमने उसके लिए क्या किया, जब उस पे कॉल आना स्टार्ट हुआ दिसंबर में विशाल पे कि अकाउंट्स वगैरह चाहिए, तो विशाल ने हम सबसे ये बात बताई। तो हमारा एक दोस्त था डीएवी कॉलेज का, जहाँ से हम लोग साथ में पढ़े हैं, राहुल शर्मा करके। तो राहुल से हमने कहा भाई हम दोनों भी सेम ही कॉलेज से पढ़े, तो तीनों सेम कॉलेज से पढ़े, मैं, ये और राहुल और सुमित। तो फिर राहुल से हमने सारी बातें बताई, उससे हमने कहा कि हम तेरे एफआई अकाउंट को यूज करके हमने ये प्लान किया कि जैसे पैसा आता है तो हम पैसा अकाउंट से ट्रांसफर करके हम उनको देंगे नहीं, कि वो ताकि वो कोई एक्शन, जैसे अब इतना बड़ा अमाउंट होता है, अगर आपका अमाउंट लीगल है और आपने भेजा है किसी पे, एक तो आप बिना किसी उसके कैसे इतना बड़ा कोई अकाउंट ट्रांसफर कर रहा है, तो वो सारी चीजें भी आगे थी कि इतना बड़ा बड़ा अमाउंट बिना जानकारी के वो ट्रांसफर कर दे रहा है, जबकि यहाँ का बंदा भी नहीं है, वो हैदराबाद का है। कल को कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको इस चीज की टेंशन क्यों नहीं है। तो हमने सोचा कि हम ये पैसा अब की बार जो आएगा राहुल शर्मा के नाम पे, उसको हम अपने ही दूसरे तीसरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे, और अगले 1 दिन 2 दिन वेट करेंगे कि वो क्या करता है, क्या एक्शन लेता है, नहीं लेता है। तो यही हुआ दिसंबर में। तो उस बार जो पैसा आता है वो तुम लोग रख लेते हो? वो मैं बताता हूँ आगे। जैसे दिसंबर में पैसा आया, कितने तारीख को, डेट बता सकते हो? डेट एग्जैक्ट अभी मेरे को मालूम नहीं है, बट हाँ 19 दिसंबर 2024 को एग्जैक्ट डेट है। एक किसी खुशवंत राणा की तरफ से एफआई पे राहुल शर्मा के अकाउंट पे आते हैं 1,43,500 रुपए। उसके बाद राहुल शर्मा का डायरेक्ट मेरे पे कॉल आता है, विशाल पे आता है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। राहुल शर्मा भी अपनी मर्जी से अकाउंट देता है, क्योंकि तुम लोग कहते हो हाँ, तुम लोग चेक करना। इस बार तुम लोगों का मकसद ही था कि चेक करना है कि पैसा क्या है, ये पैसा मांगता कौन है हम लोगों से, वही कि ये पैसा लीगल है कि नहीं। सारी चीजें हमारे अंदर भी एक वो आ गया था कि हमें, कि हमें सब कुछ जान, अगर लीगल है तो हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम देने को तैयार है। मगर अगर ये इलीगल है तो किस चीज का पैसा है, क्या प्रोसेस है, वो सारा हमें जानना था। तो फिर 19 तारीख को 1,43,500 रुपए आते हैं राहुल शर्मा के अकाउंट पे। वो हमें इन्फॉर्म करता है, तुरंत हम सारा पैसा वो 80,000 के समथिंग मेरे अकाउंट पे ओम प्रकाश शर्मा पे ट्रांसफर करता है, और बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट हम पारस पे करते हैं, जो अभी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो 63,500 के समथिंग पारस पे ट्रांसफर। जब ये लोग कर देते मुझे पता नहीं होता कुछ भी कि मेरे पास पैसे आने वाले हैं। ये लोग सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ, इनको मुझ पर विश्वास होता है कि जब इससे पैसे मांगेंगे तो लौटा देंगे। मैं उस वक्त लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता हूँ। हाँ, तो मैं उससे पूछता भी हूँ कि भाई क्यों भेजा है, तो ये उस वक्त मुझे बताता है कि कुछ काम है जो मैं बताता हूँ बाद में। इसका मेरा बहुत ट्रांजैक्शन है बचपन से ही, तो इस वजह से तो कोई दिक्कत नहीं था, जान पहचान का था।
फिर उसके बाद हम पैसा भेजते हैं, पैसा इसके अकाउंट से खत्म हो जाता है राहुल के, फिर उनके आना कॉल आना राहुल भी मुझे पैसा भेजता है शायद 63,500 40,000 ये भेजता है और 63,500 राहुल भेजता है। पर राहुल का जब नाम आता है तो मुझे समझ आ जाता है, क्योंकि विशाल मुझे ऑलरेडी बता चुका था इस स्कीम के बारे में, तो मैं समझ जाता हूँ ये वही पैसा है। फिर मैं पूछता भी उससे, तो फिर ये उस टाइम पे मुझे पूरा प्लान बताता है कि हम लोगों को ऐसा ऐसा क्यूरियोसिटी है जो हमें जानना है कि पैसा आ कहाँ से है। फिर मुझे भी लगता है कि हाँ जो बात तो सही कह रहा है, जो कुछ गलत चीज़ है अगर तो ये तो गलत है, वरना हम लोग तो सहयोग करने के लिए तैयार ही, हम ये पैसा देखते हैं, अगर गलत होगा तो पुलिस को देंगे, नहीं तो फिर एक्शन लेंगे कुछ ना कुछ, अगर सही होगा तो देने को तैयार ही है हम। तो फिर उसके बाद अखिल के कॉल आना स्टार्ट होते हैं विशाल पे और राहुल शर्मा पे। हाँ। तो राहुल शर्मा तो अपना नंबर, वो पहली बार में कॉल उठाता है तो कहता है कि जो मैं राहुल का पापा बोल रहा हूँ, बेटा बताओ क्या बात है ये वो। तो अंकल उस पर पैसे ट्रांसफर हुए ये वो, ऐसा ऐसा बोलता है अखिल से। तो बोलते हैं ठीक है राहुल आएगा मैं उससे बात कराऊंगा। विशाल पे कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं अखिल के बहुत सारे। तो विशाल पूछता है कि भाई जो मैं बार बार उन्हें कॉल कर रहा हूँ बट मेरा कोई कॉल पिक कर नहीं रहा है। तो अचानक से अखिल मेरे पे कॉल करना स्टार्ट करता है। तो मैं एकदम अचानक से हैरान हो जाता हूँ कि अखिल को मेरे बारे में कैसे पता कि मेरे पास पैसा है और मेरे पे कॉल कर रहा है। अच्छा। तो मैं ये चीजें पता करता हूँ, तो बाद में मुझे पता लगता है कि इन पे हमारे अकाउंट का पूरा नेट बैंकिंग का एक्सेस होता है। अच्छा, वो एक्सेस होता कैसे था? जो हमने डिटेल्स दी है, हम लोगों को पता भी नहीं होता था कि नेट बैंकिंग का एक्सेस है इन लोगों। वही हमने जो शुरू में इनको डिटेल्स दी थी पैसे डलवाने के लिए, उसी के थ्रू वो नेट बैंकिंग पे पहले से ही फेडनेट जो फेडरल का नेट बैंकिंग साइट है उस पर लॉग इन करके रखते थे। तो उसको पता लगता है कि ओम प्रकाश पे इतना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है और पहले मैं एक बार करवा ही चुका होता हूँ तो उस पर मेरा नंबर होता है, बट वो चैट डिलीट कर देता है हर बार किसी भी बंदे का ट्रांजेक्शन के बाद। तो ओम प्रकाश के बारे में वो पूछता है विशाल से, वो मेरा नंबर उसको भेजता है अखिल को, फिर अखिल मेरे पे कॉल करना स्टार्ट करता है। बट मेरे को पता होता है ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है, मैं कॉल पिक नहीं करता किसी का भी। फिर इतने में विशाल अपने ऑफिस पे होता है, ऑफिस से हमारे पास आता है, हम तीनों जने आपस में मिलते हैं। तो विशाल सुझाव देता है अखिल को, ये चेक करने के लिए था कि वो क्या रिएक्शन देता है अखिल अपना, कि भाई जो सब कुछ लीगल होता है ना, एक काम करो तुम जा करके कंप्लेन कर दो कि इन लोगों पे मैंने पैसा भेजा है, वो पैसा कर नहीं रहे हैं वापस और न मेरा कॉल उठा रहे हैं। तो वो अखिल से कहता है कि भाई तुम एक काम करो, मैंने इनके घर वगैरह में बात की, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तुम जाके कंप्लेन करो। तो वो अखिल कहता है कि ठीक है भाई मैं कंप्लेन कर दूंगा ये वो, हाँ मैं करूंगा, बट उसकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं होती। फिर अगला दिन आ जाता है, वो बस विशाल पे कॉल करता रहता है कि भाई मेरे को अपनी बाइक वो करनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, जो ये किसी और का पैसा होता है हमारा नहीं होता ये वो। तो फिर थोड़ी थोड़ी चीजें हमें मालूम पड़ती है। फिर इतना ही ये सब कुछ चल रहा होता है। तो अगले दिन 21 तारीख को वो पैसा जो भी हम अकाउंट्स में रखे होते हैं, बैंक की तरफ से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है और लीन में डल जाता है, जहां से डिडक्ट नहीं हो पाता। जो भी हमने जिस अकाउंट में रखा, मेरे पास जो पैसा भेजते हैं नेक्स्ट डे मैं इस पर रिटर्न कर देता हूँ वो पैसा पूरा। तो वही वो जो भी हमने जिस अकाउंट में रखा होता है, हमें पता लगता है पैसा कट गया है। तो हम सोचते हैं कि चल उसने कंप्लेन किया होगा रियलिटी में कि उसका पैसा था कट गया, उसको वापस मिल गया। हम लोग ये सोचते हैं अपने माइंड में। बट फिर आगे क्या होता है, 1-2 दिन में वही 2 जनवरी तो उससे पहले फिर राहुल पे वही सेम एलईए की ईमेल वगैरह, वही सेम प्रोसेस जो पहले फॉलो हुआ था अकाउंट फ्रीज का, वो स्टार्ट हो जाता है। फिर इतने में ही हम लोग को लगता है कि उन लोगों ने कंप्लेन किया अखिल वगैरह ने और ये पैसा वगैरह आ गया। फिर क्या होता है कि एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है इन सब चीजों में। मेरे एग्जाम वगैरह भी चल रहे होते हैं उस टाइम कॉलेज के, तो उस चीज में मैं ध्यान नहीं दे पाता। और अगले ही 1 तारीख के दिन, न्यू ईयर के दिन, वो 2 जनवरी 2025 को न्यू ईयर के अगले दिन कॉल आता है विशाल के नंबर पे, ये मेरठ पुलिस का। तो मेरठ पुलिस का कॉल आता है और उस टाइम विशाल अपने ऑफिस गया हुआ होता है नोएडा। हाँ, तो मेरठ पुलिस का कॉल आता है कि साइबर क्राइम ब्रांच का। अच्छा। कि जो हम आपके घर के पास है, तो आप कहाँ हो, हमें आपसे बातचीत करनी है, आपसे मिलना है हमें। तो विशाल बोलता है मैं तो ऑफिस में हूँ सर, बताइए क्या बात है, किस वजह से आप आए, कौन सी कंप्लेन हुई है, क्या हुआ है। तो वो कहते हैं मेरठ पुलिस वाले कि तुम आओ हमसे मिलो, तुम्हारे कोई गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ है उससे रिलेटेड है, तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है। वो उस टाइम तक बताते नहीं कि वो साइबर क्राइम ब्रांच से है, ये वो कुछ नहीं बताते हैं। अच्छा। तो वो उसके बाद विशाल के घर जाते हैं, बट घर पे कोई होता नहीं है। तो वो कॉल करके बताते हैं कि तुम्हें आकर के हमसे नियर बाय
थाना में मिलना होगा, जो कि हमारा गोची थाना है, संजय फरीदाबाद पहुंचे। हाँ, तो फिर वो शाम को विशाल आता है, फिर अपने भाई वगैरह को उससे पहले भेजता है थाने पे कि जा तो बात करके आ, क्या मैटर है पूरा। तो उसके भाई वगैरह जाते हैं, तो वो कहता है कि जो हम विशाल से ही मिलेंगे, पुलिस वाले ऐसा कहते हैं, हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें कह के विशाल को बुलाया जाता है, फिर वो ऑफिस से डायरेक्ट थाने पे आता है सीधा। फिर उसको मेट्रो स्टेशन से मैं खुद अपनी बाइक से लेकर के उसको थाने तक लेके जाता हूँ। फिर थाने में उनकी बातचीत चलती है विशाल से काफी देर तक, 1-2 ये सब 2 जनवरी का बात है, 2 जनवरी की रात का बात है। 2 जनवरी को नियर बाय हमारे थाने पे 2-3 घंटे विशाल से बातचीत चलती है, उससे पूछताछ होती है, उसके फोन वगैरह कुछ। अच्छा, जब तक तो तुम लोगों को यहाँ पे शक लग गया होगा कि ये वो जो 1 लाख, हाँ, हमारे माइंड में आता है कि जो हमने 1,40,000 नहीं दिए हैं, हाँ, ये उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। अच्छा। तो हम तैयार थे उसके लिए कि हाँ भाई अमाउंट डिडक्ट हो गया, जो भी थोड़ा बहुत डिडक्ट नहीं हुआ है वो हम जमा करने को तैयार थे। अच्छा। और हम सारा सपोर्ट करने के लिए तैयार थे इस चीज। अभी भी करने को तैयार है, आगे भी जो भी मदद वगैरह चाहिए होगी। हम यहाँ तक कि पुलिस ने हमसे कोई पर्सनल लेवल पे ना बातचीत की है, ना कोई जांच पड़ताल की है, बस उन्होंने वो उस चीज पे मैं आगे आपको कंटिन्यू करके बताता हूँ। पहले फिर वही पूछताछ चलती है 2-3 घंटे, हम लोग विशाल का भाई, मैं और 1-2 दोस्त, हम लोग बाहर खड़े रहते हैं, हम इंतजार करते हैं क्या बात होगी। फिर वो आकर के बाहर निकल करके अचानक से हमसे बोलते हैं कि 5 लाख का कोई फ्रॉड है, मतलब टोटल 28 लाख का कोई फ्रॉड है, जिसमें 5 लाख रुपए विशाल के अकाउंट पे आए हैं कमीशन के। तो ये इस वजह से हम इसको वो कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, अभी हम मेरठ लेके जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि 5 लाख का तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। फिर अचानक से हमारे माइंड में क्लिक होता है कि हाँ, अक्टूबर के मंथ में जो 5 लाख आए थे ये वो, उसकी वजह से सबसे पहली बार जो विशाल ने करा था, अखिल को पैसा दिया था, तो वही दिया था, उस वक्त की बात है। अक्टूबर का बाद दिसंबर में हो रहा है, जनवरी में हो रहा है। तो वही तो हमारे माइंड में अचानक से क्लिक करता है कि हाँ, उस टाइम ट्रांजैक्शन हुई थी, उसके लिए भी मेल्स वगैरह आते रहती थी, तो कहीं उस वजह से तो नहीं हुआ। फिर उसके लिए मैंने बोला भी, जब वो पुलिस वाले बाहर आए बातचीत करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि जो सर 5 लाख रुपए वो आए थे, बट वो 5 लाख पूरे हमने जिससे आए थे उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है, हम पे 1 भी रुपए नहीं है। बट पुलिस वाले कुछ भी कॉपरेट वगैरह करने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने विशाल का फोन अपने पास लिया, तो फोन में उन्होंने चैट्स वगैरह देखी, तो चैट में जो विशाल ने हमारे अकाउंट अखिल को दिए थे, उसको एज अ प्रूफ कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, जो कि इंटेंशन नहीं था विशाल का ऐसा भी कुछ भी करने का, उसको एज अ उसके तौर पे यूज किया और फाइल वो बनाई, केस फाइल तैयार की कि विशाल कमीशन लेता था और अकाउंट अरेंज करके इनको देता था, जो एक गैंग का मेंबर था, फ्रॉड कर रहे हैं, पूरा एक गैंग है उसका मेंबर था। तो ये चीजें उस पर चार्जेस वगैरह लगाए और उसको उसी टाइम रात में 9 बजे के आसपास लेकर के मेरठ चले गए। तो हमने पूछा भी कि क्यों लेके जा रहे हो, इसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये वो। तो उन्होंने कहा कल थाने पे आइए, वहीं पे बात होगी, जो अभी हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो हमने कहा ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग सारे, विशाल का भाई वगैरह, भैया वगैरह, उसके पापा उस टाइम गाँव पे थे तो वो नहीं जा पाए, हम सब लोग गए वहां पे। तो वहां पे वो लोग कह रहे हैं पुलिस वाले हमसे कि जो आप 5 लाख या तो हमें दे दो, हाँ, तो हम इसको सरकार 5 लाख वो रजिस्टर मांग रहे थे क्या? उन्होंने कैश देने को कहा था, 5 लाख कैश। हाँ, कि 5 लाख आप हमें दे दो, हम इसको सरकारी गवाह बना देंगे। तो इनडायरेक्टली हो सकता है रिश्वत ही मांग रहे हैं। हमें लगा कि 5 लाख देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी अगर हमारा दोस्त बाहर आ जाए, बट हमें लगा कि हम पैसा भी दे दें, ये लोग अपने पास रख ले, कल को मुकर जाए कि कोई पैसा ऐसा आया नहीं है। अच्छा। और इस वजह से कोई अगर कानूनी तौर पे वो करते कि हाँ ब्रांच में 5 लाख जमा हो रहा है, जो जिस बंदे का चोरी हुआ है उसको मिलेगा ये वो, अच्छा, तो हम तैयार थे पैसे देने को, जबकि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हमें पता था कि हाँ आगे चल के केस सॉल्व होगा तो हमें हमारे पैसे वापस ही मिलने हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं वो करने को तैयार थे। उन्होंने कहा 5 लाख दे दो, हम इसको सरकारी गवाह बना देंगे। अच्छा। तो हमने फिर भी उसके लिए जो भी हो सकता था वो किया, हमने बात की। तो उनको वही रूल होता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का होता है। बिल्कुल। तो हमने उनसे डिटेल्स वगैरह भी मांगी कि आप क्या चार्जेस लगा रहे हो, किस बेस पे उठा रहे हो, ये वो। तब जाकर के उन्होंने कोई हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाया पुलिस ने। अच्छा। फिर उन्होंने बाद में जब मजिस्ट्रेट के पास गए तो वो वहाँ पे बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट का केस लगा है। अच्छा। जो नॉर्मली आप लोग अभी कॉलर ट्यून्स वगैरह पे भी होम मिनिस्ट्री ने चालू किया है कि लोग फेक पुलिस वाले बन करके या कोई भी ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, ये सब बन करके पब्लिक नॉर्मल किसी भी रैंडम पर्सन को कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपका कोई पार्सल पकड़ा गया है या एयरपोर्ट से आपका लड़का पकड़ा गया है, जो भी रेप के चक्कर में, मर्डर के चक्कर में, या आपके पार्सल में ड्रग्स पकड़ा गया है,
LSTM करके एक ड्रग्स है, ये सब चीजें नॉर्मली यूज करते हैं। डराते हैं वो फेक कॉल करके, आपको पूरा घबराने की कोशिश करेंगे, फिर आपसे बोलेंगे कि आपको अभी किसी से भी कांटेक्ट नहीं करना है, पूरा आपको एकदम एक रूम के अंदर डिजिटली अरेस्ट करके रखेंगे, आपसे सारी चीजें पूछेंगे और लास्ट में आपसे बोलेंगे इस प्रोसेस में आपको वो 1 दिन भी रख सकते हैं, 2 दिन भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक लोग डिजिटली अरेस्ट रहते हैं। वाकई में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई चीज है? डिजिटल अरेस्ट जैसा सरकारी कानून के तौर पे कोई चीज नहीं है, ये साइबर फ्रॉड का नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट। वो लोग अपना ये डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड। तो वही उसमें वो आप लोगों को 1 से 2 दिन तक आपको अपने ही कमरे के अंदर अरेस्ट करके रखेंगे, बोलेंगे आपको किसी से बात नहीं करनी, आपका फोन नहीं यूज करना है, और लास्ट में फिर वो आपको ऑफर देंगे ना कि आप 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, जो भी अमाउंट है आपकी, वो उस हिसाब से पहले ही उस बंदे को ट्रैक करके रखते हैं कि उसकी क्या क्षमता है देने की। अच्छा। अब जहां तक ज्यादातर केसेस में अगर आप लोग देखेंगे तो जो भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं वो काफी ऊंची पोस्ट के सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। जैसे कि इस केस में, विशाल के केस में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। अच्छा। तो वैसे ही एक मुंबई में केस हुआ था जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का केस है, उसमें 12 करोड़ रुपए एक रिटायर्ड नेवी कैप्टन से डिजिटली अरेस्ट करके लिए गए थे जी। तो ये पहले से ही ट्रैक करके रखते हैं एक बंदे को कि किसको वो करना है, इन लोगों पहले से उनकी निगरानी होती है, मतलब आपसे ऐसा हाँ। नहीं है कि किसी रिक्शे वाले को फोन करके बोलेंगे कि 12 लाख रुपए दे दो। हाँ वही, वो आपको पहले से ही आपका नाम, आपका डिटेल्स ऑलरेडी होता है, नाम वगैरह, आपके बच्चे का नाम, ये सब पहले से उनको पता होगा कि आपका एड्रेस हो गया, आपका आधार कार्ड का नंबर तक उनको पता होता है। बताओ कि आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है। तो फिर वही वो ऐसी चीजें, तो उस डिजिटल अरेस्ट का विशाल पे चार्जेस लगाया कि इसने डिजिटली अरेस्ट किया है और आर्मी ऑफिसर से 28 लाख रुपए ठगे हैं। तो फिर हमने देखा कि जब उसकी FIR की मजिस्ट्रेट के पास पेश हो गया वो, फिर उसको वो मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहां पे ट्रांसफर कर दिया विशाल को। तो FIR की कॉपी हमारे पास आई उसके बाद। तो FIR की कॉपी जब मैंने पढ़ी ध्यान से तो उसमें लिखा था जो FIR हुआ है वो किसी असाक कंस्ट्रक्शन के करंट अकाउंट के ऊपर हुआ है। तो ये असाक कंस्ट्रक्शन एक, जो हम फरीदाबाद सिटी जिसमें रहते हैं उसी सिटी में उसने जो फेडरल बैंक का ब्रांच है नियर बाय, वहां पे जाकर के उसने 6 महीने पहले ये करंट अकाउंट खुलवाया है। अच्छा। ये सारी जानकारी जैसे कि वकील ने हमसे, जो विशाल के लिए हमने वकील हायर किया था, उसने बोला था कि तुम फेडरल बैंक में जाओ, विशाल का स्टेटमेंट मांग के लेके आओ, तुम्हारे केस में काम आएगा ये। अच्छा। तो वही हमने कहा कि ठीक है हम जाते। तो फेडरल में हम गए, हम FIR की कॉपी लेके गए थे अपने साथ कि बैंक वाले हमें पता था देंगे नहीं डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने बैंक से बोला कि जो ऐसा ऐसा FIR हुआ है तो आप हमें विशाल की स्टेटमेंट की जरूरत है केस के मकसद से। तो उन्होंने फिर चेक किया तो देखा कि उसमें विशाल के अकाउंट में किसी असाक कंस्ट्रक्शन के नाम से 5 लाख रुपए आए हैं, वही 5 अक्टूबर को जो अखिल ने करवाया था। अच्छा। हाँ, तो फिर हमने कहा ये असाक कंस्ट्रक्शन कौन है, तो उसने जैसे ये नाम पढ़ा ना बैंक वालों, बैंक मैनेजर ने, हाँ, तो उसने सीधा हमसे कहा ये तो असाक कंस्ट्रक्शन वाले हैं, इन्होंने 6 महीने पहले ही आकर के यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाया, जो हम इनको जानते हैं, हम अच्छा। इनसे मिले हुए हैं, हम इनको देखे हैं। तो मैंने कहा सर आप इनके बारे में बता सकते हो? कह रहे कि केस भी इन्हीं के नाम पे फाइल हुआ है, विशाल का तो इसमें कहीं नाम ही नहीं है FIR में, और जो कि सही बात थी, विशाल का इसमें कोई डायरेक्ट नाम था नहीं FIR में। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसे किसी की पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। अच्छा। तो जो वो बंदा जो था असाक कंस्ट्रक्शन वाला वो फरीदाबाद का ही था। अच्छा। उसका ऑफिस वगैरह का गूगल वगैरह पे हमने एड्रेस चेक किया तो फरीदाबाद में ही दिखाया। तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं वहाँ पे जाके देखे? जैसे मैं गया भी था 1-2 दिन बाद, लेकिन जब मैंने देखा उस एड्रेस पे कोई वैसा ऑफिस था ही नहीं। मतलब फ्रॉड फेक कंपनी थी, उन्होंने करंट अकाउंट खुलवा रखा था मेरे हिसाब से इसी मकसद के लिए। अच्छा। कि कल को आगे चल के हम ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा। तो वही फिर उसके बाद जो हमने न्यूज़पेपर का आर्टिकल वगैरह भी, जैसे नॉर्मल लोकल न्यूज चैनल वाले होते हैं उस पे भी यूट्यूब वगैरह पे आ रखा था इस केस से रिलेटेड। अच्छा, न्यूज चैनल्स पे भी आ गए थे? हाँ जी, क्योंकि आजकल ये साइबर फ्रॉड्स वगैरह बहुत ज्यादा ही चल रखे हैं। ये आप नॉर्मली बताऊं तो एक डेली के कम से कम भी तो 100 केसेस हर पुलिस स्टेशन पे ऐसे साइबर फ्रॉड के आ ही रहे हैं। अच्छा। और देश में लगा लीजिए कि 1000-10,000 करोड़ के आसपास एक साल में पिछले 2024 में साइबर फ्रॉड हुआ है। अच्छा। इतने लोगों का पैसा अब तक डूब चुका है। ये सब आपने रिसर्च करा है? ये जब मेरा दोस्त 2 तारीख को जब उसको लेके गए, 3 तारीख को हम लोग मजिस्ट्रेट के पास पेश हुए तो उसका कोई बेल वेल खारिज कर दिया गया उस टाइम के लिए। फिर उसको वहां के डिस्ट्रिक्ट जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि वो बिल्कुल निर्दोष था। उसका बस इतना एक उसने गलती कर दी कि उसने दोस्ती में आकर के अपने
दोस्त की मदद करने के लिए सिर्फ उसको अपनी अकाउंट डिटेल्स, वो भी आप लोगों ने कहा था कि जो हमारा भी करवा दे, जो हम भी कुछ... हाँ ये तो हमने भी कहा ही था, बट उसकी क्या गलती थी बस इतनी कि उसने अपना अकाउंट दिया उसके ऑफिस के बंदे को, जो कि मेरे हिसाब से आजकल हर कोई अपने दोस्त यार जो भी पुराने हैं, इतना हम लोग सोचते नहीं अकाउंट वगैरह देने से पहले। हाँ। कि क्या ही होगा, दोस्त है ये वो। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। वही तो बस उसकी यही सिर्फ गलती थी जिस वजह से फिर उसको जेल लगे। हमारा एकदम बिल्कुल मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ चुका था हमारा। मतलब एक अभी विशाल इंजीनियरिंग कर रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है HCL टेक में। वही तो हमें लगा कि पढ़ने वाला एक विद्यार्थी, जो कि कितना एज होगा विशाल का? विशाल की 22 साल एज होगी। 22 साल एज। हम सबकी 22 साल 23 साल के आसपास ही एज है सब अभी। तो अभी वही हमारा दिमाग उस टाइम इतना जब हमने अपने दोस्त को हथकड़ी में देखा तो हमारा जो कह सकते हैं मेंटल लेवल वो एकदम ही खराब हो गया कि ऐसा क्या कर दिया हमने, क्या गलती कर दी जो ऐसा हो रहा है। और वो तो टेंशन थी कि विशाल के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर हमें लगा कि हमारे साथ भी तो सेम चीजें ये हुई है। अब यहाँ पे पहले थोड़ा टॉपिक से हटते हैं। अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि पुलिस वालों को सही में नहीं पता, जैसे कि विशाल ने क्या उसे बताया नहीं होगा कि अखिल के बारे में, या विशाल ने बताया नहीं होगा कि कैसे अखिल अकाउंट मांगता था, ये सब पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने क्या लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? तो जो क्या था कि जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था उसमें लिखा था कि मेरठ पुलिस की 2 टुकड़ियां, मतलब कि 2 जो होते हैं उन्होंने 2 टीम्स बना करके फरीदाबाद में भेजा पकड़ने के लिए। किसको? वो आर्टिकल का मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पे। उन्होंने पकड़ने के लिए भेजा असाक कंस्ट्रक्शन को। क्यों? क्योंकि मेन तो जो फ्रॉड का पैसा था डिजिटल अरेस्ट का जो आर्मी ऑफिसर के साथ हुआ है, एयरफोर्स ऑफिसर के साथ, वो किसके अकाउंट में आया? असाक कंस्ट्रक्शन के अकाउंट में। तो उन्होंने जो 2 टुकड़ियां बना के भेजा था वो असाक कंस्ट्रक्शन को पकड़ने के लिए भेजा था। क्योंकि कभी भी किसी केस में कोई नॉर्मल सस्पेक्ट को तो पकड़ेंगे नहीं, जो प्राइम नंबर पे सबसे पहले उसको पकड़ा जाएगा, फिर उससे पूछा जाएगा और कौन कौन इन्वॉल्व है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो डायरेक्ट विशाल को पहले पकड़ने आएंगे। तो उन्होंने असाक को भेजा था। तो वो फरीदाबाद में, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे वो हो गई कोइंसिडेंस कि वो भी फरीदाबाद का था और विशाल भी फरीदाबाद का ही निकला। अब ये इनकी सोची समझी साजिश थी कि जहाँ का बंदा होगा हम उसी के बंदे को पकड़ करके उसके अकाउंट में पैसा करेंगे, या फिर ये कोइंसिडेंस हो गया, ये तो हम नहीं कह सकते। तो वही हुआ कि उन्होंने असाक कंस्ट्रक्शन को पकड़ने के लिए भेजा यहाँ पे, बट असाक कंस्ट्रक्शन वाला या तो उनसे पकड़ा नहीं गया, क्योंकि साइबर क्राइम ऑफिसर्स का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा कि असाक उनके हाथ में नहीं लगा, और ये क्या बोलते हैं, तो सेकेंडरी नंबर पे फिर उन्होंने कहा कि सेकंड लेयर पे किस पे पेमेंट हुई है। तो सेकंड लेयर वो क्या करते हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि आपने डिजिटली अरेस्ट किया, ठीक है, किसी को, उससे आपने समथिंग एक सम अमाउंट लिया उसको वो करने के लिए, जो भी झूठ बोल करके, मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए लिए उससे, तो वो कभी भी उस 50 लाख को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। अच्छा। पहली बात तो वो किसी भी बेनामी कंपनी पे पैसा मंगाते हैं, जैसे इस केस में असाक कंस्ट्रक्शन था। तो 50 लाख मान लीजिए कि असाक के अकाउंट में आया, तो वो छोटे छोटे माइनर्स अकाउंट अरेंज करते हैं। अच्छा। तो अखिल जैसे मीडिएटर्स का काम होता है कि वो, अखिल जैसे और भी मीडिएटर्स, ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा चेन है। अच्छा। जिसमें कम से कम भी नहीं तो 100 से कम लोग नहीं होंगे। अच्छा। तो वही हर एक चेन मेंबर का कुछ ना कुछ काम होता है। किसी का काम होता होगा डिजिटली अरेस्ट करने का, किसी का कॉल पे बात करने का, किसी का यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस वाले जो आई थी, मेरठ पुलिस, वो असाक कंस्ट्रक्शन को पकड़ने आई थी। हाँ जी। लेकिन वहाँ पे उससे असाक कंस्ट्रक्शन या तो मिला नहीं, जब मिला तो हो सकता है उन्होंने पैसे दे दिए और रिश्वत दे दिए पुलिस वालों को, क्योंकि विशाल भी फरीदाबाद का था, असाक कंस्ट्रक्शन भी फरीदाबाद का था, तो इसलिए वो विशाल को पकड़ के ले गए। फिर उन्होंने देखा सेकंड लेयर पे किस पे पेमेंट आई है, तो वो वही जो मैं बता रहा हूँ कि वो छोटे छोटे अकाउंट्स अरेंज करते हैं, उन अमाउंट को फिर 50 लाख को स्प्लिट कर देते हैं उन सारे अकाउंट्स में। मान लीजिए कि उन्होंने 10 अकाउंट अरेंज किया तो 5-5 लाख 10 में स्प्लिट कर दिया। और उसके बाद नेटलर, स्क्रिल जैसी जितनी भी पेमेंट गेटवे साइट्स है, सब फेक वेबसाइट्स होती है, केवल इसी पर्पस के लिए क्रिएट ही किया जाता है। ये वेबसाइट कुछ फेक भी है, कुछ लीगल भी है। अच्छा। बट वही है कि इन वेबसाइट्स के थ्रू लिंक टूट जाता है पैसे का, और वो पैसा फिर प्रोडक्ट वगैरह में चेंज हो जाता है। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है, US डॉलर्स हो सकते हैं, बिटकॉइन हो सकता है, इथेरियम, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो वही वो ये स्प्लिट करके पैसा प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और वो उसके बाद वो जो प्रोडक्ट आ गया ना, वो प्रोडक्ट से फिर वो अपनी उनकी जो भी इनकम आती है, जो भी होता, तो वही यहाँ पे ये सीन हुआ।
अब इससे रिलेटेड अब हम लोग भी थोड़ा बहुत घबरा चुके थे, क्योंकि हमने अब भी जो चीज विशाल के साथ हुआ वो तो तुम लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों पे भी सेम मेल वैसा ही आया था। ऑब्वियसली ये आज अब अभी तो हम लोग भी टेंशन में है, काफी टाइम से टेंशन में, जब से विशाल अरेस्ट हुआ है। हाँ। क्योंकि किसी को अरेस्ट करना, वो भी छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं, 1.5 महीने के आसपास हो गया जब से वो जेल में है। जो भी उसकी नौकरी वगैरह पे भी अभी खतरा आ रखा है, उसका पूरा करियर दांव पे लग गया है, वो भी बिना कोई गलती के। अच्छा। और पुलिस भी, जबकि विशाल ने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि उससे ये सब अखिल ने बोला था, ये वो पुलिस ढूंढने ही काम करना ही नहीं चाहती आपके हिसाब से? पुलिस से हमने कहा कि सर जो प्राइम सस्पेक्ट तो अखिल है, या असाक कंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने बकायदा आर्टिकल में छापा भी था कि अखिल को अकाउंट अरेंज करके देता था। बट उन्होंने अब तक अखिल जो है वो HCL में आज के डेट में भी जॉब कर रहा है, अब अपनी जिंदगी मस्त जी रहा है। हाँ जी, मतलब हाँ जी। पुलिस जब चाहे तब उसको पकड़ सकती है। बट अगर उन्हें पकड़ना होता तो 1 महीना 20 दिन काफी बड़ा टाइम होता है, जबकि हम पूरी डिटेल्स दे चुके हैं अखिल के बारे में। और उन्होंने बकायदा, पुलिस ने हमसे बोला भी था कि आपको अखिल के ये बताना नहीं है कि विशाल को अरेस्ट किया, वरना वो सतर्क हो जाएगा और वहां से भाग जाएगा। अखिल को आज भी नहीं पता कि विशाल अरेस्ट हुआ है? नहीं, अखिल को आज भी नहीं पता है कि विशाल अरेस्टेड है। उसके ऑफिस वगैरह में भी किसी को अभी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा। क्योंकि अगर ऐसा पता लगेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जॉब चली जाएगी, उसका करियर पूरा स्टेक पे आ जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने पुलिस के कहने पे अखिल को भी अभी तक कुछ नहीं पता। बट मैटर ये करता है कि जब हमने अभी तक कुछ बताया नहीं है, आप एक्शन कहाँ ले रहे हो? आप लोगों ने क्या किया कि एक नॉर्मल से विक्टिम ही जिसे कहेंगे, विशाल को तो मैं एज अ विक्टिम ही यूज करूंगा कि उस फ्रॉड तो एक तरीके से उसके साथ भी हुआ है ना, उसको तो कोई नॉलेज थी नहीं। वो तो उसने ऑफिस का कलीग था, अकाउंट मांगा दे दिया। तो वही एक विक्टिम को आपने पकड़ लिया है, और मेन जो सस्पेक्ट है उसके खिलाफ आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। आप यहाँ पे अपना काम खत्म कर रहे हो, आप मीडिया में फोटो खिंचवा चुके हो, आपने अपनी फाइल सबमिट कर दी कि जैसे चैनल पे उसका आ गया, सबकी नजर में वो क्रिमिनल बन गया। वही आप अपना प्रमोशन का सोच रहे हो, जो सोच रहे हो कि आपने जैसे केस ही सॉल्व कर दिया। पर मेरा मानना है कि विशाल तो कुछ है ही नहीं इस केस का पार्ट। केस के पार्ट जो मेन है, अगर आपको पूरा जड़ से इस केस को सॉल्व करना है तो आप ऊपर के बंदों को पकड़िए ना, आप उनको पकड़िए। आपको जो बयान दिया है विशाल ने, बयान के मुताबिक अखिल को पकड़िए, साई चरण रेड्डी को पकड़िए, बट आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप तो एकदम कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी कि पुलिस वाले काम नहीं करना चाहते हैं, वो क्या केस बंद करना चाहते हैं किसी पे भी वो डाल के। वही वो क्या करते हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनपे भी डेली सैकड़ों कंप्लेंट्स आ रही है। अब वो हर कंप्लेंट में कभी भी, जहां तक मुझे लग रहा है कि या तो वो ऊपर के बंदे को पकड़ नहीं पाते हैं, या तो ऊपर के बंदे उनके हाथ नहीं आते हैं, या तो वो ऊपर के बंदों से कुछ पुलिस वाले का भी एक स्टेटमेंट था जो आपने कहा था उस वक्त कि ये पकड़े जाते हैं। हाँ, पुलिस वाले, जैसे हमने जब पुलिस वाले लेके गए थे विशाल को, तो हमने बोला कि सर विशाल का तो कोई वो है नहीं इन्वॉल्वमेंट, वो तो नॉर्मली जॉब करता है बेचारा, ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि जो ऐसे ही बेवकूफ लड़के, मतलब उन्होंने एक बोला था एग्जैक्ट बोल एब्यूजिव टर्म यूज किया कि ऐसे चूतिया ही पकड़े जाते हैं और ऊपर के बंदे बच के निकल जाते हैं। तो फिर इस चीज से हम थोड़ा और ज्यादा हैरान हो गए कि भाई कर क्या रही है पुलिस। उनको तो अब तक तो मैटर कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना चाहिए था। कम से कम मानो आप असाक कंस्ट्रक्शन नहीं पकड़ पा रहे हो, उसको नहीं पकड़ पा रहे हो, तो कम से कम अखिल को पकड़ो, रेड्डी को पकड़ो, किसी को तो पकड़ो कि कुछ तो केस के आगे तक जाओ। आपने तो एक नॉर्मल बंदे को पकड़ लिया जो खुद एक विक्टिम है, और आप इसी पे केस को मूव कर रहे हैं, और यहीं पे ला करके 1-2 साल तक ऐसे खींच के इसे आप वहीं पे बंद भी कर दोगे। वही तो फिर उसके बाद अब जैसा कि आपने अभी कहा कि अब सेम चीज आप लोगों के साथ भी हुई है, आपके साथ खुद हुई है। तो अब आप लोग को भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। कोई कभी मतलब ऐसा हो सकता है ना कभी कि पुलिस वाले आए तुम्हारे घर पे और बोले कि फोन करे ऐसे ही कि वही सब जो हम आए हैं यहाँ से जो बात करनी है, और फिर आप नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाए, पुलिस वाले के साथ कोऑपरेट करें, पुलिस वाले आप पे केस डाल के, और आपको भी सेम वही स्टोरी जो विशाल के साथ हुई। वही तो वो चीजें हम खुद डर के रोज रात में रह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, हम लोग कहाँ केस लड़ेंगे, क्या करेंगे, अभी हमें अपना करियर स्टेबल करना है, इन सब चक्करों में हम फंस जाएंगे इस चक्कर में। तो वही है कि सिचुएशन अभी के लिए तो यही है कि अभी हमें भी प्रॉपरली सेफ नहीं है। कभी भी अगर मान लीजिए कि हमारे नाम पे जो कंप्लेंट्स हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है, तो हमें भी एज अ वो सस्पेक्ट की तरह देखा जाएगा। बट ये जो कि सच्चाई के तौर पे देखे तो ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। हाँ। तो फिर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा मैं अपना बताता हूँ मेरा क्या हुआ। जैसे कि मेरा खुद का 12,500 जो इसने भेजा था वो लीन हो गया, तो मैं बैंक गया, तो बैंक वालों ने मुझे कहा कि आप जाके नियर बाई साइबर सेल में पता कीजिए। तो मैं नियर बाई साइबर सेल में गया, जब वहाँ पे गया मैंने उन्हें अपना अकाउंट नंबर दिया, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आपके नाम पे 4 केस है, एक दिल्ली,
दिल्ली, महाराष्ट्र और बेंगलोर और यहाँ पे गुजरात, ये चार जगह से मेरे पे केस है। उनका स्टेटमेंट था कि एक केस होता तो कोई बात नहीं, जो 4 वाले को तो वो छोड़ते नहीं है ढूंढ के, मतलब कि ये मत सोचना कि स्टूडेंट है तो बच जाओगे, तो तेरा तो गुजरात का टिकट हम कटवाते हैं। इस तरह से पुलिस वालों का स्टेटमेंट था वहाँ पे उस टाइम पे। तो मैं भी घबरा गया। और ये कल की ही बात है, जो 4 जगह से कैसे केस हो गया, जो 12,000 रुपये लीन हुआ इसके लिए 4 जगह केस हो गया। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि ये लोग एक दूसरे का केस भी दूसरे पे डाल दे रहे हैं, जैसे कि जो बड़ा आदमी है उसका केस लेके किसी पे भी डाल दे रहे हैं। जो इसमें हल्का सा भी, जिसका 12,000 लीन के लिए 4 जगह से केस कैसे हो सकता है? कंप्लेंट 4 जगह हो रखा है। तो वही, तो यहाँ पे अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप पे कभी ना हो या मुझ पे कभी ना हो या आपके दोस्त राघव पे, कार्तिक पे हो, तो आप लोग इसके लिए कुछ सोचे, प्रिपेयर किए, क्या एक्शन लेना है? वकील वगैरह किसी से बात की है? कुछ तो सोचा होगा ना आगे के लिए कि ऐसा होता है तो क्या करना है? हमने एक्चुअली बैंक्स वगैरह में भी जाकर के जिस बैंक अकाउंट को उन लोगों ने लीन किया है या फ्रीज किया है, तो बैंक वालों से भी जाकर के हमने बात की। हाँ, कि सर ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ये वो। तो उन्होंने बोला जो साइबर कंप्लेंट हुई है आपके अकाउंट पे, तो उन्होंने बकायदा एक, जिस कंप्लेंट के लिए उन्होंने एक फ़ोन नंबर दिया कि इनसे आप बात कीजिए, जो कि गुजरात में कंप्लेंट हुई थी, वहाँ के CID ऑफिसर थे या जो भी थे, क्राइम ब्रांच में थे। तो उन पे हमने 2-3 बार कॉल करने के लिए भी ट्राई किया अलग अलग नंबरों से, बट उधर से कोई भी कॉल पिक नहीं करता है। मैं खुद अपना बताता हूँ, मैं 7-8 बार कॉल कर चुका था दिसंबर के महीने में। फिर यहाँ पे आके मैंने 22-23 जनवरी को कॉल करा है, और उसके बाद मैंने सबको मेल कर दिया। ना मेल का कोई रिप्लाई आता है, ना वो लोग कॉल उठाते। जब मैं साइबर सेल में गया था तो वो कह रहे हैं कि आपका गुजरात का केस है तो आप गुजरात जाओ। पॉसिबल है क्या ये कि 12,500 के लीन के लिए मैं गुजरात जाऊं, उसी में उतना पैसा खर्च होगा? ये कोई लॉजिक बनता है? और जो नियर बाय वाले जितने भी साइबर ऑफिसर्स होते हैं, साइबर क्राइम ब्रांच होती हैं, जो भी स्टेशन होते हैं, उन पे भी हम जा करके, तो वो कभी भी अच्छे से हमसे ये कोऑपरेट नहीं करेंगे कि हम एज अ विक्टिम है ये वो हम पे भी सस्पिशन उस तरीके से देखते हैं कि तुम फंसोगे। वो डराने की इस तरीके से कोशिश करेंगे ना कि जैसे कि तुम ही एक मुजरिम हो, तुमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, तो तुम मतलब इंसान इससे जो कि बिल्कुल ही एकदम घबरा जाए, ये हो जाए और डर जाए कि आगे कोई एक्शन ही ना लेना चाहे, वो वाला वो सिचुएशन हो जाता है। तो कोऑपरेट नहीं करता। नॉर्मल जो भी आसपास के साइबर क्राइम वाले हैं वो तो सीधा यही बोलेंगे, आपका जहां भी जिस स्टेट का वो है कंप्लेंट है, सीधा आप उस स्टेट के साइबर क्राइम ऑफिस जाइए। और पॉसिबल नहीं है जो कि हम केरला का किसी का केस है तो जरूरी थोड़ी है कि अगर वो आदमी हिमाचल में रहता है तो केरला चला जाए अपना केस साइबर सेल। और ये भी जरूरी नहीं कि मान लो वो चला भी गया तो कौन सा फिक्स है कि एक ही दिन में उसका काम हो जाएगा। और नॉर्मली अगर कोई कल्प्रेट होता है या कोई वो सही में वो जो होता है कि सही में होता है, हाँ भाई मुजरिम होता है, थोड़ी हो जाएगा वो सोचेगा भी। अब हम लोग को लगता है हमने कोई गलत किया नहीं है, हम क्यों इतनी मेहनत करने जाए। और स्टूडेंट्स हम पे इतना टाइम नहीं होता, हमें अपने खुद पढ़ाई पे ध्यान देना है, हम पे ना इतना पैसा है, और घर में भी ये सब चीजें बताए तो घर वाले अलग टेंशन में आ जाएंगे। तो वही है कि हम पे अभी के लिए कोई सॉल्यूशन बच नहीं जाता है। बाकी वैसे हम लोगों ने अभी के लिए डिसाइड किया है कि हम सारे जितने भी दोस्त हैं जो फंसे हैं इंक्लूडिंग पारस, हम जाकर के अभी एक नॉर्मल FIR कंप्लेन करवाएंगे कंबाइंड, जिसमें सारी सिचुएशन जो हमने अभी आपको बताई सारा चीजें लिखेंगे, और जो जो ईमेल आईडी हम पे आई है जिन से ईमेल उनको फॉरवर्ड करेंगे, नियर बाय साइबर क्राइम में भी कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। अब उसके बाद क्या एक्शन होता है नहीं होता है वो तो अब उसके बारे में हम आगे की वीडियो में आपको पूरा डिटेल देंगे। और अभी मेरा ये कहना होगा सभी जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बता दो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स हो आप, या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, या वर्किंग स्टूडेंट्स हो, तो उन सबको, या स्टूडेंट नहीं भी हो आप एडल्ट हो, तो उन सबको मेरी यही अभी के लिए सलाह होगी कि आप प्लीज जो भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपका कितना भी खास दोस्त हो, कितना भी खास रिश्तेदार हो, कोई भी हो, या आप खुद ही क्यों ना हो, किसी भी सिचुएशन में आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स किसी को भी नहीं देनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका OTP हो, अकाउंट नंबर भी नहीं बताना है। हम सोचते हैं कि अकाउंट नंबर बताएंगे तो केवल पैसा ही, OTP नहीं बताएंगे जब तक कुछ होगा नहीं। OTP तो बाद में, अकाउंट नंबर CRN ये कुछ भी नहीं बताना है किसी अननोन को। और ना ही कभी भी कमीशन वगैरह के लालच में, अगर आपका कोई मान लीजिए कॉलेज का दोस्त कहता है या कोई भी दोस्त आपसे कहता है कि भाई आप अपने अकाउंट दे दो मुझे, आप पे पैसे मंगवा दूंगा, आपको 2-3 हजार रुपए दे दूंगा, तो कभी भी इस कमीशन के लालच में आकर के अपना अकाउंट नहीं देना। आप आज तो दे दोगे 2-3 हजार रुपए के चलते अपना अकाउंट दे दोगे या फैमिली का दे दोगे, बट इसके जो
रेपरकशंस होंगे वो आपको आगे तक काफी इन फ्यूचर लगा लीजिए कि आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, जैसे कि अभी विशाल के साथ हो रहा और है। जिन पे भी खास तौर पे फेडरल बैंक का अकाउंट है वो तो एकदम सचेत हो जाए। फेडरल बैंक से तो लेना देना का कोई भी कुछ कहता है तो सीधा बोलो कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं दे सकता फेडरल बैंक और दोस्ती यारी अपनी जगह है, अकाउंट्स वगैरह से कोई दोस्ती मत करिए। तो अगर आपको फ्यूचर में यही मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको फ्यूचर में सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, आपको ऐसी सिचुएशन में है, और ऑलरेडी मेरे को लगता है कि इस वीडियो में काफी लोग ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे, उनको उनके साथ ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी होंगी। कमेंट में बताइए कि आपके साथ भी इस तरह से कुछ हुआ है, और जो भी हेल्प हो सकती होगी हमसे, हम आपको रिप्लाई के थ्रू या फिर अपने हम आपको पर्सनल लेवल पे अपना डीएम वगैरह कीजिए, जो भी दिक्कत होगी हम अपनी आईडीज वगैरह शेयर कर देंगे। आप यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज होता है कि लीन होता है और एक फ्रीज होता है, उसके बारे में बता दो, बहुत जो जिन्हें नहीं पता होगा वो। तो जैसे कि स्टार्टिंग में आपने मान लीजिए कि अपना अकाउंट किसी को दिया या नहीं भी दिया, अचानक से आपके अकाउंट पे रैंडमली पैसा आ गया, तो आप देखते हो कि पैसा आया, अचानक से कॉल आता है कि भाई हमने आप पे पैसा भेज दिया है, जो गलती से चला गया आप वापस कर दीजिए। आपने वापस कर दिया, आप तो एकदम नॉर्मल है कि भाई मैंने पैसा आया किसी का गलती से वापस कर दिया, आपने एक भलाई ही की, उल्टा वापस कर दिया। अगले 1-2 दिन में आप देखते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। अच्छा। तो ज्यादातर केसेस में जो फ्रीज होता है वो होता है बड़ा अमाउंट, जैसे कि 1 लाख से ऊपर लेयर 1 वाले का फ्रीज हो जाता है। लेयर 1 का फ्रीज होता है, और अमाउंट जब बड़ा होता है ना कि 50,000 से बड़ा अमाउंट है, 1 लाख से बड़ा अमाउंट है, तो आपका फ्रीज तो फ्रीज की सिचुएशन में क्या होगा कि आपके अकाउंट से डेबिट फ्रीज हो जाएगा। डेबिट फ्रीज में कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा बट वो पैसा निकलेगा नहीं। अच्छा। तो वो बहुत सारे नॉर्मल आजकल केसेस आ रहे हैं कि लोगों के अकाउंट्स फ्रीज हो जा रहे हैं, लोग बहुत टेंशन में आ जा रहे हैं कि बैंकों में से केस भरे पड़े हैं। अब अभी जब भी बैंक में जाओ अभी जाके देख लो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिसका या तो लीन होगा या फ्रीज होगा। अभी हम अपने फ्रीज के रिलेटेड अभी बैंक में गए तो वो रोज आपको चक्कर कटवाएंगे, कस्टमर केयर से बात करवाएंगे। कस्टमर केयर को कुछ पता नहीं होगा, बैंक वाला कुछ जानेगा नहीं, साइबर सेल जाओगे तो वो कुछ बताएगा नहीं, वही आपको अपना काम धंधा छोड़ करके रोज बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर फर्स्ट एक्शन लेने के लिए कि अगर आप पे रैंडमली पैसा आ भी जाता है ना, तो तुरंत सबसे पहले जाकर के उसी टाइम आप या तो कस्टमर केयर को सचेत कीजिए, अगर बैंक पॉसिबल हो पास जाना तो ब्रांच जाइए और तुरंत उसके खिलाफ कंप्लेन करिए या वो बोलिए कि हाँ मेरे पे पैसा आया है। तो इस चीज को कभी भी मतलब लाइटली मत लीजिए कि हाँ मेरे पे, मैंने तो कोई गलती की नहीं है। और रही लीन की बात, लीन क्या होता है ये बताओ। लीन में जैसे मान लीजिए कि वही आपने अपना अकाउंट दिया कंसेंट के साथ या बिना कंसेंट के भी दिया, जो भी दिया, पैसा आया आप पे, ठीक है, 30,000 रुपए आया आप पे कहीं से भी, तो वो पैसा मान लीजिए फ्रॉड का पैसा है, तो बैंक, और वो आपने पैसा यूज भी नहीं किया है, बैंक में रख रखा है, तो बैंक क्या करेगा, जो फ्रॉड अमाउंट होगा 30,000 रुपए, अब मान लीजिए पहले से आपके अकाउंट में 50,000 था, तो वो जो 30,000 का फ्रॉड अमाउंट होगा ना, उसे बैंक क्या करता है, होल्ड पे कर देता है, लीन कर देता है, दोनों सेम चीज है, होल्ड और लीन। तो जब तक ये केस चलता रहेगा ना, जो भी कंप्लेंट हुई है, जो भी लीन पे जब क्लिक करेंगे तो लिखा भी आएगा कि डन बाय साइबर सेल, हाँ, गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा आपके इस अमाउंट को ब्लॉक किया है। और आपको एक वो भी दिया जाएगा बैंक की तरफ से कि अगर आप जा करके कंप्लेन करवाते हैं और एनओसी लेकर के आते हैं नियर बाय साइबर सेल से, तो वो आपका अमाउंट, अगर आपका अमाउंट वो लीगल है, इन केस जैसे कुछ केसेस में तो इलीगल होगा या जो भी होगा, फ्रॉड मनी होगा, बिल्कुल, तब तो वो होल्ड हटना मुश्किल है। अगर मान लीजिए कि कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जिनका लीगल अमाउंट भी होता है, उनका नहीं होता फ्रॉड वगैरह। जैसे कि मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एक फ्रॉड वाला हूँ, मेरे पास 30,000 फ्रॉड के रुपए है, मैं किसी दुकान पे गया, मैंने 400 रुपए का कुछ सामान खरीदा, वो 400 रुपए मैंने उसे पेटीएम कर दिया, अब वो 400 रुपए उसके पास जो गए तो वो लीन हो जाएगा उसके पास वो 400 रुपए, ये होता है लीन। हाँ। अब मेरा तो इधर हो ही जाएगा जो 30,000 रुपए था, क्योंकि साइबर क्राइम हमेशा जो भी होता है ना वो अमाउंट को ट्रैक करता है। हाँ, जैसे ए ने बी को पैसा दिया, बी ने सी को, वही लेयर वही है कि लेयर 1 पे पैसा आया, उसने लेयर 2 पे ट्रांसफर किया। अब लेयर 2 को तो मालूम ही नहीं है फ्रॉड का पैसा है, तो उसने उसको जहां यूज कर सकता था उसने लेयर 3 पे यूज किया, लेयर 4 पे गया, जो अलग अलग बंदों पे चला गया। बट साइबर क्राइम क्या करता है, जब वो लीन लगाने जाता है ना, तो वो जो पैसा जहां जहां ट्रांसफर हुआ है ना, चाहे वो आपको किसी बंदे को जेन्युइन देना हो, चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हुआ, वो सब लीन हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा जितना भी अमाउंट होगा। तो बट वो तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बैंक जाइए, वो आपको आपकी कंप्लेंट आईडी देंगे, किस स्टेट में कंप्लेंट हुआ है, आप अपने नियर बाय सेल जाइए, साइबर सेल, वहां जाके एक FIR रजिस्टर कीजिए। माना ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा,
बट अगर फ्यूचर में आपको सेफ रहना है अपनी साइड से, तो ये प्रोसेस को एकदम हल्के में मत लीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि अभी भी जिनके साथ हो रखा है वो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर आप गलत नहीं है तो जाके कंप्लेंट कीजिए सीधा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा पैसा वेस्ट होगा, बट ये जरूरी है। फ्यूचर में जेल जाने से अच्छा तो मैं मानूंगा कि ये पहला स्टेप आप खुद लीजिए। तो वही तो आप FIR रजिस्टर करवाइए, NOC लेके आइए। वो NOC आप बैंक में दीजिएगा, आपका अमाउंट लीन पे से हटा दिया जाएगा। उसमें बैंक वालों के हाथ में नहीं होता लीन हटाना। हाँ, वो साइबर क्राइम के ईमेल पे लीन करते हैं। साइबर सेल वाले जब बोलेंगे बैंक वाले को, तभी बैंक वाले हटाएंगे। आप कितना भी बोल लेंगे बैंक वाले को, बैंक वाला नहीं हटाएगा। तो वही तो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सेफ मनी है, वो मतलब लीगल मनी है, और फिर भी लीन हो रखा है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको साइबर ब्रांच, वो सबसे पहले अपने बैंक जाना है, बैंक से डिटेल लेनी है क्यों लीन हुआ है। वो आपको अगर बोलते हैं कि साइबर कंप्लेन करनी है तो आप साइबर कंप्लेन करिए और NOC लेके आइए। वो तुरंत आपका अकाउंट हटा देंगे। वो आपको बस डिटेल देनी है कि वो पैसा आया कहाँ से था, बिल्कुल, वो किस चीज का पैसा है। अगर आप डिटेल देने में सही रहेंगे, सब कुछ आपको डिटेल सही देनी है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, तो आपका पैसा सेफ रहेगा, हट जाएगा। और अब यही मेरे को कहना था कि सतर्क रहें आप लोग, किसी को अपनी अकाउंट डिटेल ना दे। हमारा बार बार यही कहना होगा, पारस भी आपसे यही कहेगा। और अगर जो ऑलरेडी फंस चुके हैं इस चीज में, वो हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। जो हमारी तरफ से सॉल्यूशन हो पाएगा, जितना हमारा एक्सपीरियंस होगा, हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ा मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ अपडेट के साथ। जब तक जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।